वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। तो जो आज की जो हमारा लेक्चर रहेगा वो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट जून 2013 सितंबर में फिर से हुआ था जो उसका, और दिसंबर 2013 के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक पूरी सीरीज़ चल रही है। इससे पहले मैं 11 और 12 की ऑलरेडी करा चुकी हूँ। जून 2011, दिसंबर 2011, जून 2012 एंड दिसंबर 2012। ठीक है, तो अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है, आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और मैंने यहाँ पे आई कार्ड पे भी डाल दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन था जून 2013 में, वो था कि द फ्रेज ट्रेजिडी ऑफ कॉमन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ tragic event related to damage caused by release of poisonous gases, tragic conditions of poor people, degradation of renewable free access resources and climate change। ठीक है, आम व्यक्तियों की त्रासदी कहावत निम्न में से किसके संदर्भ में है? कि जहरीली गैस फैलाने के कारण हुए नुकसान से संबंधित घटना, गरीब लोगों की दुख स्थिति, नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय और जलवायु परिवर्तन। देखो, जो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। और ये क्या है कि जो हमें रिन्यूएबल फ्री सोर्सेज मिल रहे हैं उनका डिग्रेडेशन होना। ठीक है, इसको मैं एक आसान से समझाती हूँ आपको कि क्या है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन। सपोज कि क्या है कि एक पुल था, पुल मतलब कि जिसमें आपके पास मछलियाँ हैं। ठीक है, मतलब फिशेज़ हैं, आपके पास एक पॉन्ड है, मतलब हम एक तालाब बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या था कि मान लो कि दो कोई भी फिशरमैन थे, मछुआरे थे, वो रोज़ फिशेस लेने आते थे। ठीक है, अब उन्होंने सोचा कि अगर सपोज़ करो कि उसमें क्या है 4 फिश थी। ठीक है, अगर दो एक ले लेता, ये हमें क्या है नेचर से मिल रहे हैं ना। रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से होते हैं? जो खुद भी डेवलप होते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो जो ये रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, अब अगर वो दोनों ही अब उन्होंने सोचा कि मैं एक फ़िश ले लेता हूँ, एक फ़िश दूसरा ले लेगा। ठीक है, तो उन्होंने ले लिया, तो 2 फिशेज़ बची हुई थी। अब उन 2 फिशेज़ की वजह से 4 और बन गई। ठीक है, तो अब कितनी हो गई? टोटल 6 हो गई। अब सपोज़ करो कि उसने क्या किया होता, अगर वो लालच में आ जाता, उसने सोचा होता कि 4 की 4 ले लेता हूँ मैं, 2 एक फिशरमैन ले लेता है 2। तो अब जब पुल में से, पॉन्ड में से ख़त्म ही हो गई, तो आप क्या किया? आपने डिग्रेडेशन कर दिया ना। आप अब आपके पास कुछ है ही नहीं। अदरवाइज़ अगर आप उसमें से कुछ भी छोड़ते, मतलब जो रिन्यूएबल सोर्सेज था, अगर जो फ़िश थी, अगर आप उसमें से कुछ छोड़ते उसको, तो वो क्या कर सकते थे? और आगे उत्पन्न कर सकते थे और आगे रिप्रोड्यूस कर सकते थे, जिससे आपके सालों साल काम चल जाता। पर आपने शुरू में ही उसको क्या कर दिया? अपनी सेफ्टी के लिए, अपने कंजप्शन के लिए उसको क्या कर दिया? अपने लालच में वो सारी फिशेज़ ले ली और आगे से आपको वो मिलना ही बंद हो गया। तो ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन क्या है? एक सिचुएशन ही है जिसमें जो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, जहाँ पे जो इंडिविजुअल यूज़र है, मतलब वो एक्ट करता है। ठीक है, और सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो क्या कर देता है? जो ये शेयर्ड रिसोर्सेज हैं उनको डिप्लीट कर देता है, या ख़राब कर देता है, या स्पॉइल कर देता है। ठीक है, तो ये उनका मतलब अपने कलेक्टिव एक्शन के थ्रू। तो ये सब क्या है? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन में। तो जो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे रिन्यूएबल फ्री रिसोर्सेज हैं उनका क्षय हो रहा है। ठीक है, मतलब डिग्रेडेशन हो रहा है। नेक्स्ट आता है क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन, हजार्डियस वेस्ट, क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर एनर्जी। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन अवक्षय, खतरनाक अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन और नाभिकीय ऊर्जा। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, जो जिसका एम क्या था कि आप मैनेज करो और रिड्यूस करो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है और ग्रीन हाउसेज गैसेज का। ठीक है, जो प्रोटोकॉल था वो क्योटो जापान में 1997 में अडॉप्ट कर लिया था। और जो इंटरनेशनल लॉ था वो कब बन गया था? फरवरी 16, 2005 में। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो क्या है? क्लाइमेट से रिलेटेड, क्योंकि देखो जो भी ये गैसेज है, जो ये एमिशन है, वो क्लाइमेट पे इफेक्ट डाल रही थी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज। सी। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एमिशन लीडिंग टू इवेंचुअल फॉर्मेशन ऑफ सरफेस ओजोन एज ए पॉल्यूटेंट। इसने बोला है कि जो निम्नलिखित में से पृष्ठीय ओजोन की प्रदूषक के रूप में संभावित विचरना का उत्सर्जन स्रोत कौन सा है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, वेटलैंड्स या फर्टिलाइजर्स। परिवहन क्षेत्र, प्रशीतन और वातानुकूलन, और वेटलैंड्स और उर्वरक। तो जो इसका आंसर है वो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, मतलब फर्स्ट इसका आंसर है परिवहन क्षेत्र। इसको हम क्या बोलते हैं? बैड ओजोन भी बोलते हैं। ठीक है, जो ये ग्राउंड लेवल ओजोन होती है, इसको ये पॉल्यूटेंट होती है, मतलब एक पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करती है। मतलब एक अगर हम बोलें तो एक ये उत्सर्जन की तरह, प्रदूषक की तरह हेल्प एक्ट करती है। तो फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ सनलाइट, जो किससे बनती है? आपका जो सनलाइट का इंटरेक्शन है वो हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है। जो कौन एमिट करता है? ऑटोमोबाइल, गैसोलीन। तो जो इसका जो मेन रीज़न है ऑटोमोबाइल का, हम उससे क्या कर सकते हैं कि क्या है? परिवहन क्षेत्र। ठीक है,
द स्मोक इन द सिटीज़ इन मेनली कंसिस्ट ऑफ, जो स्मोक है वो भारत के शहरों में धूम में मुख्यतः शामिल होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एसपीएम, ऑक्साइड्स ऑफ सिल्वर एंड ओजोन, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड अनचले हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एसपीएम एंड सल्फर के ऑक्साइड एंड ओजोन। देखो इसके मेनली 2 आंसर्स बनते हैं बी एंड सी, बट जो आपके उसमें दिया हुआ था वो क्या है, बी दिया हुआ था। कार्बन मोनोऑक्साइड और एसपीएम भी होते हैं, पर जो फोटोकेमिकल स्मोग है वो किससे फॉर्म होता है, नाइट्रोजन और अनबर्न्ड कार्बन, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन से। तो इस वजह से इसका आंसर क्या रखा गया, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स है वो रिएक्ट करती हैं सनलाइट और पॉल्यूटेंट्स के साथ सच एज नाइट्रोजन ऑक्साइड, और क्या फॉर्म करती है, ओजोन, जो एक मेन कंपोनेंट होता है किसका, फोटोकेमिकल स्मोक का। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेचुरल हजार्ड्स हैव हाईएस्ट पोटेंशियल टू कॉज डैमेज टू ह्यूमन, कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो इसका आंसर भी आपके उसमें ड्रॉट्स एंड फ्लड्स दिया हुआ था, पर जो अर्थक्वेक है उसमें सबसे ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से ड्रॉट और फ्लड्स भी आ सकते हैं। तो मैं इसका जो आंसर मानती हूँ वो क्या है, अर्थक्वेक, दैट इज़ भूकंप। तो एक क्वेश्चन आया था द परसेंट शेयर ऑफ, क्योंकि ये 2013 का क्वेश्चन है तो इसमें परसेंटेज शेयर पूछा हुआ था उस टाइम के हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का पावर प्रोडक्शन में, कि 2 से 3% है, 22 से 25 है, 10 से 12 या लेस देन 1%, कि जो भारत में विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जाओं का स्रोत है वो कितना प्रतिशत है। उस टाइम पे जो था वो था 10 से 12%, पर अगर हम एज रिपोर्ट अगर 31 मार्च 2020 की अब हम रिपोर्ट देखें तो अराउंड 35.86 जो इंडिया की इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो किससे मिलती है हमें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, जिसमें से जो 21% है वो टोटल यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी है हमारी कंट्री में। ठीक है, तो जो इसका मेन आंसर अभी अगर आप कर सकते हो तो वो क्या होगा, 35.86। नेक्स्ट आएगा विच वन ऑफ द, अब हम सितंबर के डिस्कस कर रहे हैं, जून 2013 के बाद एक सितंबर में भी हुआ था जो उसका अल्टरनेटिव था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ यूनेस्को रिकॉग्निशन। देखो आपके पास निम्नलिखित में से किस जैव मंडलीय संरक्षण क्षेत्र को यूनेस्को की मान्यता मिली हुई है, मानस, कंचनजुंगा, शेचलाम हिल्स और ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो जो इसमें से मिली हुई है टोटल 11 बायोस्फीयर है इंडिया की जो रिकॉग्नाइज्ड है इंटरनेशनली। ठीक है, मैन और बायोस्फीयर रिजर्व में जो नीलगिरी जो सबसे पहले इंक्लूड हुआ था, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नॉर्क्रेक, पंचमारी, सिमिलीपाल, ग्रेट निकोबार, कंचनजुंगा एडेड अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, अगस्थमाला और अमरनाथक। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो आपका जो इसमें आपको पता ही लग गया होगा कि आंसर क्या है, ये मानस, कंचनजुंगा और ये सॉरी ये जो लास्ट में है वो खंगजेंजुंगा है, कंचनजुंगा नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है वो क्या आएगा, ग्रेट निकोबार जो फर्स्ट इंक्लूड हुआ था। ठीक है, मतलब फर्स्ट इंक्लूड हुआ था आपका नीलगिरी, तो जो और जिसको मान्यता मिली हुई है इनमें से वो कौन सा है, ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट आता है विच एक्टिविटी कंट्रीब्यूट्स टू वाटर पॉल्यूशन मोर देन एनी अदर थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि इनमें से ऐसा कौन सा है कि कौन सी गतिविधि दुनिया भर में जल प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योगदान देती है, तो वो क्या है, एग्रीकल्चर। ठीक है, वैसे तो इसका आंसर इंडस्ट्री भी हो सकता है, पर जो मेन दिया हुआ था वो क्या है, एग्रीकल्चर के उससे होता है। ठीक है, हमें मैच करना है लिस्ट की कौन से है, नीलगिरी कहाँ पर है, मतलब मानस कहाँ पे है, सिमिलीपाल कहाँ है, अंशकमण अमरकंटक कहाँ है। तो जो देखो नीलगिरी क्या है आपके वेस्टर्न घाट्स में है। ठीक है, मानस जो है आपके ईस्टर्न हिमालयाज़ में है, सिमिलीपाल ये सब बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जैव मंडलीय संरक्षण है। सिमिलीपाल आपका है डेक्कन पेनिनसुला में, और जो अंशकमण अमरकंटक है वो है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो जो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, डी। सिमिलीपाल के बारे में मैंने यहाँ पे बताया कि जो वो क्या है, 2 बायोग्राफिकल रीजन्स के बीच में है, एक तो महा इंडियन ईस्ट कोस्टल रीजन ऑफ ओरिएंटल रिम एंड छोटानगर बायोटिक प्रोविंस ऑफ डेक्कन पेनिनसुलर जोन। जो हाईएस्ट पीक है सिमिलीपाल हेयर रेंज की वो क्या है, खैरीबुरू, दैट इज़ 1168 मीटर्स। आपके पास एक G5 है, G5 आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमर्जिंग इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ G, मतलब G5 में आपके पास क्या है, 5 आपकी क्या है कंट्रीज़ हैं, तो उसमें से कौन सी ऐसी है जो नहीं है, तो आपके में जो यहाँ पे नहीं है वो क्या है, कोरिया। ठीक है, G5 दुनिया की 5 सर्वाधिक महत्वपूर्ण उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था G5 का अंग नहीं है, तो वो क्या है, कोरिया।
और कौन कौन सा है हम वो देख लेते हैं। ब्राज़ील है, चाइना है, इंडिया है, मैक्सिको है एंड साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज़ द मैक्सिमम पर कैपिटल एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन करता है। तो जो आंसर है वो क्या है, यूएसए, उसके बाद चाइना है सेकंड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज ग्रेटर रिस्क ऑफ डिसर्टिफिकेशन। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर रेगिस्तान में परिवर्तित होने का सबसे बड़ा खतरा है। तो जो डिसर्टिफिकेशन की तरफ जा रहा है, जो रेगिस्तान परिवर्तित होने की तरफ जा रहा है, वो जो कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में ऑलमोस्ट आई थिंक 50% ऑफ रीजन ऐसे हो चुके हैं, मतलब जो सिर्फ मतलब किसकी तरफ जा रहे हैं, डिसर्टिफिकेशन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न इन रिमूवल। अगर हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को हटाते हैं तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो ग्लोबल कंसर्न का पार्ट नहीं है। उष्ण कटिबंधीय वनों के समाप्त होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा वैश्विक सरोवर का विषय नहीं है। तो जो उनकी एबिलिटी है एब्जॉर्व करना केमिकल, जो कंट्रीब्यूट करती है डिप्लेशन ऑफ फ्लोर ऑब्वियसली। तो जो पार्ट है वो क्या है, ग्लोबल कंसर्न का पार्ट नहीं है। जो बाकी हैं, जो इसके रोल्स हैं वो क्या हैं, ग्लोबल, अगर हम उनको काटते हैं तो ये सब ग्लोबल कंसर्न का पार्ट है। तो जो इसका आंसर है वो क्या है, ए, कि ओजोन की सतह को क्षीण करने में योगदान करने वाले रसायनों का अवशोषित करने की उनकी क्षमता। ठीक है, देखो अगर हमारी ओजोन लेयर ज़्यादा डिप्लीट होएगी, हम ऑब्वियसली ये ग्लोबल कंसर्न का पार्ट क्यों होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जो हमारी ओजोन की डिप्लीशन मतलब ख़त्म हो रही है, वो ऐसे ऐसे केमिकल को एब्जॉर्व कर रहा है जिसकी वजह से वो क्या हो रही है, ख़त्म मतलब और डिप्लीशन की तरफ जा रही है। तो ये ऑब्वियसली हमारा नहीं होगा, बल्कि जो उसके बाकी पार्ट्स हैं वो क्या हैं, ग्लोबल कंसर्न का है अगर हम उनको हटाते हैं तो। द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ मैन एनवायरमेंट इंटरेक्शन इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है। तो जो इसका आंसर है वो डायरेक्ट है, वो क्या है, वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच। द मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट गैस कार्बन मोनोऑक्साइड इन अर्बन एरिया इज ड्यू टू द। शहरी क्षेत्र में अगर प्रदूषणकारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमुख स्रोत कौन सा है, वो क्या है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, दैट इज परिवहन क्षेत्र। इन अ फ्यूल ड्राइवन व्हीकल द एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द कंबशन ऑफ। ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है, तो वो किसके दहन से प्राप्त होती है, हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाई कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल होता है जो क्या करता है, इससे ही हमें जो कंबशन की एनर्जी है मतलब वो क्या इसी से ही मिलती है, हाइड्रोजन से ही मिलती है। ठीक है, तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारे जून 2013, सितंबर 2013 और दिसंबर 2013 के क्वेश्चन। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और मैंने बहुत सारी वीडियोज़ भी डाली हुई हैं, इससे पहले मैं 2 वीडियोज़ इस पर भी डाल चुकी हूँ, और लॉजिकल रीजनिंग का जो मैंने यहाँ पे अभी प्लेलिस्ट आपको दी है, आप यहाँ पे जो ये सर्कल आपको दिख रहा है विशेष क्लासेस का, इस पर क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।